इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है, हमें तो आज की बात करनी है। और उसमें यह है कि हमें किसी भी हाल ये मंजूर नहीं है ये वाला निज़ाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और सिंध का बल्दियाती निज़ाम का कानून जब से पास हुआ है उसके बाद से सिंध की तमाम अपोजिशन जमातें मुस्तकिल एहतजाज कर रही हैं। हम जमात इस्लामी को देखते हैं, वो 20 रोज़ से सिंध असम्बली के बाहर धरना दिए बैठे हैं और इस दौरान 2-3 मुज़ाकरात के दौर चल चुके हैं, लेकिन सिंध हुकूमत से अभी तक उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। फिर इसके बाद जो दूसरी बड़ी सियासी जमातें सिंध की अपोजिशन की हैं, ख़ासतौर पर MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इसमें हमें कुछ गैर मुतारिक दिखाई दे रही हैं। एक आध रोज़ उन्होंने एहतजाज तो किया, लेकिन अभी तक कोई मौसर एहतजाज उनकी जानिब से देखने में नहीं आया और इसीलिए शायद सिंध हुकूमत पर वो प्रेशर नहीं डाला जा सका कि जिसके ज़रिए वो कोई ऐसे मुज़ाकरात की जानिब बढ़ते कि जहाँ से ये मामला अपने मंतक़ी अंजाम तक पहुँचता या जो तरमीम की गई थी उनको वापस लिया जाता। पाक सरज़मीन पार्टी भी एहतजाज कर रही है, मुस्तकिल बुनियादों पर कर रही है और जमात इस्लामी के बाद वो दूसरी जमातें जो सिंध में हमें सबसे ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है। इब्तिदाई तौर पर वो अदालत भी गई थी और उसके बाद सड़कों पर भी मुस्तकिल अपने एहतजाज को जारी रखे हुए है और 30 जनवरी को एक बड़ा एहतजाज भी शहर भर में पाक सरज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में करने जा रही है। तो अब ये बल्दियाती निज़ाम जो मंजूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया है, इसमें और जो निज़ाम ये तमाम अपोजिशन जमातें चाहती हैं, यानी 2001 वाला निज़ाम, इन दो निज़ामों में दरअसल फ़र्क क्या है? मुस्तफ़ा कमाल साहब पाक सरज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा और सरज़मीन पार्टी और साबिक मेयर कराची हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही ज़रा सूरत हाल को जानते हैं, चूँकि उनसे बेहतर इस सूरत हाल की वजाहत कोई नहीं कर सकता। चूँकि जिस वक्त के निज़ाम को वापस लाने की बात हो रही है उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मेयर हुआ करते थे और बड़े बाइख्तियार मेयर हुआ करते थे। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला है। जब से ये कानून पास हुआ है तमाम अपोजिशन की जमातें हम देख रहे हैं एहतजाज कर रही हैं। जमात इस्लामी को अब देखें धरने पर 20 रोज़ हो गए, आप भी 2-1 दिन के फ़र्क से मुस्तकिल एहतजाज कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो ज़रा इसकी वजाहत कीजिएगा, 2001 वाला निज़ाम और ये जो अब इन्होंने पास करवाया निज़ाम, इसमें बुनियादी फ़र्क है क्या? देखिए, हमें तो 2001 के कानून में भी और ज़्यादा इख्तियार चाहिए। हमें तो 2001 के कानून को तो वैसे ही कहते हैं, 2001 के कानून के बाद मुज़ाकरात होंगे और इख्तियार चाहिए, इसलिए कि आइन की रूह से आर्टिकल 140A जो ये कह रहा है आइन उसमें ये कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स विल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। और बहुत सारे फाइनेंशियल पावर जो है वो डेलीगेट और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो डेलीगेट जो है वो 2001 के भी आइन में नहीं हुए हुए थे, क्योंकि जो वो 2001 के का भी जो कानून था उसमें 18 ग्रेड अबव सारे EDOs वगैरह जितने थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर बनाता था और भेजता था। और हम इसको भी नहीं मानते, हम तो कहते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट कैडर होना चाहिए। जिस तरह से फेडरल कैडर है अफसरों का, प्रोविंशियल कैडर है अफसरों का, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कैडर होना चाहिए, हर हाल में नीचे डिस्ट्रिक्ट कैडर होना चाहिए। तो वो ये तो, और जहाँ तक जिनकी आप बात करेंगे नहीं मानते, बिल्कुल ऐसे इसी तरह होता है जब कोई हक मांग रहा होता है पहले तो जो जुल्म करने वाले लोग हैं पहले इसी तरह इग्नोर करते हैं। हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि हम जो है वो अपनी जानें दे दें, हम अपनी जानों को कुर्बान कर दें, इसलिए कि हम एक एक करके ये सिंध वाले ख़ास तौर पर शहरी इलाकों के लोग देखें, इंटीरियर सिंध तो बेचारा वो पहले से सरनगू कर दिया, उसने हथियार डाल दिए, ना उसको रोटी मिला, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला, वो सब चीज़ें उनसे छिन गई। और कराची हैदराबाद के बाद तो आप देखें खाक उड़ रही है सिंध के अंदर, वहाँ पर पीने का पानी नहीं है, थर में बच्चे मरते हैं, वहाँ पर कुत्तों के काटने की वैक्सीन नहीं है, वहाँ पर 17 लाख बच्चे जिनकी उम्र है स्कूल में जाने की वो स्कूलों से बाहर हैं, गुर्बत का जो है वो उरूज है। और आप देखेंगे कत्ल कर देते हैं, जो रिपोर्टर कोई खबर चला है उसको कत्ल कर देते हैं। उमर रुबाब के घर वालों को मार दिया, इनके MPA ने जोखियों को मार दिया। तो ये हालात हैं और सो ऑन एंड सो फोर्थ। कराची हैदराबाद अभी तक सरेंडर नहीं हुआ है इनके सामने और ये उसको भी इस तारे काले कानून के तहत अपने अंडर अपनी सांसें रोकना चाहते हैं उसकी। हम ये नहीं होने देंगे, हम एक एक करके खुदकुशी नहीं करेंगे। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं मानेंगे तो हम भी ये कह रहे हैं कि हम भी नहीं मानेंगे। और ये मुल्क जो है वो किसी की जागीर नहीं है, ये सूबा किसी की पर्सनल जागीर नहीं है और ये आइन और कानून के तहत मुल्क चल रहा है। हर हाल में हमने इस कानून को रद्द करवाना है और 2001 से भी अच्छा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम लेकर आना है, वरना ना तो सिंध बचेगा ना पाकिस्तान बचेगा खाकम बदान। इसलिए कि यहाँ पर जो मायूसी फैल रही है वो मायूसी जो है वो
दुश्मन को अट्रैक्ट कर रही है, दुश्मन रॉ को अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ की मायूसियों का फायदा उठाकर दुश्मन ममालिक आएंगे, यहाँ पर लोगों को रिक्रूट करेंगे, यहाँ पर लोग दहशतगर्द बनेंगे। कल को फिर आप आ जाएंगे बंदूक लेकर उनको पकड़ने, मारने, लापता करने के लिए। हमारा ये कहना है कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कल के दहशतगर्द बना रही है, ठीक है मुस्तफा साहब, ये तो आप बहुत खौफनाक बातें बता रहे हैं, बड़ी खौफनाक मंजर कशी। ये भी कह रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, किसी हाल में भी इसको मंजूर नहीं होने देंगे। लेकिन उसका तरीकाकार क्या होगा? 20 रोज से जमात इस्लामी धरने पर बैठी तो है, आप भी बार बार एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज से तो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट पर कोई उन पर असर नहीं हो रहा। आप दोनों जमातें चले मुतारिक हमें नजर आ रही हैं, लेकिन जो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं इस सूबे की, वो कहाँ गायब हैं? वो क्यों मुतारिक हमें नजर नहीं आ रही? देखिए एक तो इस बात का मैं आपको जवाब दे दूं कि हुकूमत असर नहीं ले रही। छोटा हो एहतजाज, बड़ा हो, असर तो ज़रूर होता है। वो शो ये करते हैं कि उनको असर नहीं हो रहा, लेकिन असर तो ज़रूर होता है और इस एहतजाज को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस एहतजाज एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई ना कि चाहे एमक्यूएम ने सिंबॉलिक किया या पीटीआई ने सिंबॉलिक किया या भी जीडीए ने सिंबॉलिक किया, एहतजाज तो किया। दैट मीन्स कि इस कानून को पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी नहीं मान रहा। हमने 5 जगहों पर मुजाहरे किए पिछले 1.5 माह में, 5 डिस्ट्रिक्ट्स के मुजाहरे किए, तमाम चैनल्स और तमाम मीडिया के सामने मुजाहरे। हज़ारों लोगों ने उसमें शिरकत की, ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों ने, तमाम ज़ुबानें बोलने वालों ने। लेकिन पीपल्स पार्टी ने तासुर ये दिया कि उसका वो असर नहीं ले रही। हमने इसी वजह से अब 30 जनवरी को फवारा चौक, ज़ैनब मार्केट के पास हमने कराची के लोगों को आवाज़ लगाई है और हम वहाँ से CM हाउस अपनी बात कहने के लिए जाएंगे, अपनी बात सुनवाने के लिए जाएंगे। ऐन जमहूरी तरीक़ाकार है। हम आइन के लिए बात कर रहे हैं, हम अमन से बात कर रहे हैं, हम तशद्दुद की बात नहीं कर रहे और हम जमहूरी अमल को इख्तियार करते हुए ये काम करने जाएंगे। लोग अपना जमहूरी इख्तियार जो है इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक बात है जमात इस्लामी की, जमात इस्लामी बैठी हुई है और जिस भी तरह से बैठी हुई है, हम उनके पास गए, उनकी तायीद की और हमने ये शो किया कि इस काले कानून, इस सिंध गवर्नमेंट के तमाम अखराबा परवरी और जुल्म को रोकने के लिए कोई भी आवाज़ उठाएगा, पाक से ज़मीन पार्टी उसकी अनकंडीशनल सपोर्ट करेगी, उसके साथ खड़ी होगी। और हमने भी अपना जो है वो ये सारा सिलसिला कर रखा है। जहाँ तक बात है एमक्यूएम और आपने पीटीआई की बात की, तो यकीनन वो हुकूमत का हिस्सा है इस वक्त। और इमरान खान साहब को ये पता है कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो जरदारी साहब चला रहे हैं। आज अगर जरदारी साहब अपोजिशन से मिल जाएं तो इमरान खान साहब की हुकूमत 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। बल्कि ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे। और इसी वजह से हमने 3 सालों से देखा है कि सिर्फ मुंह से फायर करते हैं वज़ीर आज़म साहब और उनके लोग, और अमली तौर पर पीपल्स पार्टी को बिल्कुल खुली छुट्टी दे रखी है। और जरदारी साहब को भी चूँकि अपनी इस बार्गेनिंग चिप का पता है, तो उन्होंने सिंध में वो तबाही मचाई फेरी है, वो कराची में वो तबाही फेरी है कि जिसकी कोई नज़ीर, कोई मिसाल माजी में नहीं मिलती। हमें एक तरह से गिरवी रख दिया गया, कराची से लेकर कश्मीर तक सिंध को, और ख़ास तौर पर कराची हैदराबाद को पीपल्स पार्टी के हाथों गिरवी रख दिया गया है, सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत चलाने के लिए। तो सिंबॉलिकली ही सही पीटीआई और एमक्यूएम वालों ने 2 घंटे का ही एहतजाज किया। इस बात की अक्कासी होती है कि भाई इस कानून को हुकूमत में रहने वाली ये जमातें भी नहीं मान रहे। हाँ, उनकी इस हड़ताल का असर इसलिए नहीं है कि वो हाफ हार्टेडली ये काम कर रहे हैं और वो खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम इस कानून के तहत जीना नहीं चाहते। हमारे कारकुनान, हमारे लोग जो भी हमसे मिल रहे हैं और जो लोग आएंगे, उनका यही कहना होगा कि अगर ये कानून है और हमारी ज़िंदगी साथ है तो हमें अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए हमारी, लेकिन हम इस कानून के साए के नीचे हम जिंदा नहीं रहना चाहते। और पीपल्स पार्टी के पास अगर इतनी गोलियां हैं कि वो हमारे सीनों पर चलाएं तो फबिहा बिस्मिल्लाह करें। हम भी देखते हैं कि कितनी ताकत है इस मुल्क में, हमारे खून में कितना दम है और इनकी गोलियों में कितनी ताकत है। किसको कौन प्रेवेल करेगा? हमारे सीने हाजिर हैं। अदरवाइज देयर इज नो वे लुकिंग बैक। हम इस पे बैकआउट नहीं हो सकते। ये हमारी जिंदगियों का, हमारी नस्लों का मसला है। इन्होंने इस कानून के तहत आज मेरी इस नस्ल को बिलावल भुट्टो का गुलाम बना लिया। क्या मैं अगली नस्लें भी पैदा इसलिए करूं कि ये इनकी नस्लों के गुलाम बने? हम इस गुलामी को मंजूर नहीं करते। हम इस गुलामी को के खिलाफ बगावत करेंगे। आप लोग भी बैकआउट होने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में अगर इसी कानून के तहत फिर इंतखाबात होते हैं और इलेक्शन का इनेकाद होता है तो फिर ज़ाहिर सबसे ज़्यादा मुतारिक इस वक्त जमात इस्लामी है, फिर आप हैं, तो ये आप दोनों जमातें बलदियाती इंतखाबात में फिर हिस्सा लेंगी या फिर बाइकआउट कर देंगे? इस निज़ाम के तहत इलेक्शन नहीं लड़ना ये तय हो चुका है। जी मुस्तफा साहब।
देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ पीएसपी इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन। ये तो अभी बहुत आगे की बात है, बहुत दूर की बात है कि अगर अच्छा। इस पे इस निज़ाम के तहत तो बल्दियात का कोई तस्वुर ही नहीं है। इस निज़ाम के साथ तो ज़िंदगी नहीं चल सकती, तो बल्दियात क्या चल सकती है। हमारा तो मौक़िफ़ ये है। तो लेकिन क्या इलेक्शंस कैसे होंगे, कब होंगे, क्या होंगे, कैसे होगा सारा सिलसिला, वो तो जब वक्त आएगा जब उसको देखेंगे। ये बहुत आगे की बात है ये वाली, तो मैं इसको अभी तो इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है। हमें तो आज की बात करनी है और उसमें यह है कि हमें किसी भी हाल ये मंजूर नहीं है ये वाला निज़ाम। अच्छा। हम इसको नहीं मानते। अच्छा मुस्तफा साहब, अब ये जो तमाम धड़ों के एक होने की आजकल बात हो रही है, एक दूसरे से मुलाकातें भी हो रही हैं, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल क्या बनती है। लेकिन अगर ये एक हो जाते हैं, किसी भी मकसद के लिए कोई इत्तेहाद किया जाता है, तो क्या पाक सरज़मीन पार्टी और मुस्तफा कमाल भी इसमें शामिल होंगे? देखिए, एमक्यूएम के धड़े आपस में एक हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या बात चल रही है। पाक से ज़मीन पार्टी एमक्यूएम का धड़ा नहीं है। हम एक अलग पार्टी हैं, हमारी अलग एक शनाख्त है, हमारा एक अलग नज़रिया है, हमारी एक अलग पहचान है। हमने लिसानी सियासत को तर्क करके हमने पाकिस्तान की तमाम ज़ुबान बोलने वाले और कराची में रहने वाले तमाम ज़ुबानें, एथनिक और सेक्टेरियन ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों की हम आवाज़ बने हैं। आज मेरी पार्टी में हर ज़ुबान, हर मसलक का आदमी शामिल है। तो हमारा एक अलग नज़रिया है, हमारी एक अलग पहचान है। तो मैं एमक्यूएम का कोई धड़ा नहीं हूँ। मुझे नहीं पता एमक्यूएम के धड़ों को आपस में बहुत मुबारकबादें हैं उनको अगर वो आपस में मिल रहे हैं, चीज़ें हैं। हम पाक से ज़मीन पार्टी एमक्यूएम का धड़ा नहीं है और हमारी एक अलग शनाख्त है। हाँ, हमसे जो भी आएगा बात करेगा, बात तो सबसे की जा सकती है, हमेशा करते हैं, आइंदा भी करेंगे। बात यही करेंगे जो हम समझते हैं, और वो ये है कि मैं अगर मुहाजिर हूँ और मैं अगर मुहाजिर नाम पर इस शहर में सियासत करूंगा तो मैं अपनी कौम को नुकसान पहुंचाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर लाखों पख्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी, सराइकी और रह रहे हैं, तमाम ज़ुबानें बोलने वाले हज़ारेवाल रह रहे हैं। और उनको अगर मैं आइसोलेट करूंगा मुहाजिरों को, तो उनका नुकसान होगा। इसलिए और दुश्मन को फ़ायदा होगा। फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, आज से पहले जब उर्दू बोलने वालों ने अपनी कोई आवाज़ उठाई, उन्होंने यहाँ पर पख्तूनों से फसादात शुरू हो गए, यहाँ पर बलोचों से फसादात शुरू हो गए। आज अल्लाह के शुक्र है पाक से ज़मीन पार्टी की वजह से पीपल्स पार्टी को यह मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि हर इलाके में पीएसपी मौजूद है, हर ज़ुबान बोलने वालों के अंदर पीएसपी मौजूद है। हम जो बात कर रहे हैं वो किसी ज़ुबान को सामने रखकर नहीं कह रहे, बल्कि इंसान को सामने रखकर कह रहे हैं। अगर इंसानों का भला होगा तो उसमें मुहाजिरों का भी भला हो जाएगा, और पख्तूनों का भी भला हो जाएगा, और बलूचों को भी, और सराइकियों का भी, सिंधियों का, और तमाम लोगों का भला हो जाएगा। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी को पहली दफ़ा बहुत दुश्वारी हो रही है और उसकी परेशानी नज़र आ रही है। गालम गलोच पे उतर आए हैं सारे लोग, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो हमारा बोलना बहुत बुरा लग रहा है। तो हम ठीक कर लेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी सवाल आपने कहा कि सबसे होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, सबसे होनी चाहिए, सबसे हो भी रही है। मौलाना फजल रहमान से भी आप बात करने गए, तो क्या पीडीएम में शामिल करने के लिए उन्होंने आपको बुलाया, या फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ, चूंकि यहाँ सिंध हुकूमत के खिलाफ आप लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में आप पीडीएम से कोई मदद चाहते हैं, चूंकि वो भी इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ उनके खिलाफात मंजर आम पर हैं, आप तो यहाँ उनके खिलाफ एक तहरीक चला रहे हैं, तो कौन किसकी मदद के लिए गया था? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब इस मुल्क के एक अहम लीडर हैं, सियासतदान। उनकी पार्टी बहुत एक अहम पार्टी है, बल्कि अपोजिशन को तो लीड ही वो कर रहे हैं। हम जो है वो हमने पीडीएम के हवाले से उनसे मुलाकात नहीं की, बल्कि हमने तो JUI के सरबरा कायद के हवाले से उनसे मुलाकात की, बात की है। और यही जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी की ज़्यादतियों की, ये मैंने जो है मौलाना साहब के गोश गुजार की हैं सारी चीज़ें। और उनसे ये बात ज़रूर की है कि पीडीएम में जब 11 पार्टियां हैं और भी हो सकती है, और पहली APC में हम गए थे, पीडीएम बनने से भी शायद पहले, जब बल्कि पीडीएम बनी चुकी थी, हम जो पहली APC में हम गए थे। लेकिन जब पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो स्टेज पर खड़े होकर नारा लगाएंगे इनकलाब का इमरान खान के ख़िलाफ़, तो मेरा ये सवाल है कि भाई इनकलाब तो सिंध में भुट्टो साहब के, बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ आना चाहिए, उनके अगेंस्ट इनकलाब आना चाहिए, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आना चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब का कसूर तो ये कि उन्होंने हमें बचाया नहीं है, लेकिन हमें 13 सालों में मारा तो पीपल्स पार्टी ने। इन्होंने 13 सालों में एक कतरा पानी नहीं दिया। जो पानी आता था लाइनों में, उस पानी की लाइनों पे भी हाइड्रेंट बनाकर उसी पानी को, अरबों रुपए का पानी कराची वालों को बेचते हैं। कोई एक स्कूल कॉलेज हैदराबाद कराची में उन्होंने नहीं दिया। 70 लाख बच्चे सिंध में स्कूलों से बाहर हैं। 49,000 स्कूलों में 11,000 स्कूली गोश्त हैं। लाड़काना में बच्चे को कुत्ता काटता है, वो मर जाता है, उसको वैक्सीन नहीं लगा पाते। थर में रोजाना बच्चे मर रहे हैं, खुराक नहीं है, पानी नहीं है। 2.5 लाख
लाख नौकरियां दी हैं इन्होंने, एक नौकरी शहर वालों को नहीं दी है, कराची वालों को नहीं दी है। कचरा ये हमारा नहीं उठा रहे, हमारे इदारे सारे छीन लिए। तो ये सारी तबाही बर्बादी तो पीपल्स पार्टी ने मचाई है, और वो खड़े होकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, स्टेज से इनकलाब की बातें कर रहे हैं। तो हमें तो इनकलाब इनके खिलाफ लेकर आना है। अच्छा। तो ये हमने बात जरूर की है और हमारी बात को की तायद हुई हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब पाक सरज़मीन पार्टी के सरबराह साबिक़ हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा खुलकर उन्होंने जो उनका एहतजाज है पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के खिलाफ बल्दियाती बिल के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया। और साथ ही उन्होंने MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद की कि दोनों बड़ी जमातें हैं, लेकिन दोनों सिर्फ दिखावे के लिए बड़े अलामती एहतजाज कर रही हैं। अभी इन दोनों जमातों से पूछेंगे कि क्यों वो ऐसा कर रही हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और उसामा कादरी साहब MQM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। इस मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चलकर, चूँकि एक और अहम मामला और उस पर भी डिस्कशन करनी बड़ी ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब आने वाले तमाम इंतखाबात को EVM के जरिए करवाना चाहती है और इसके लिए हुकूमत ने असेंबली से कानून भी मंजूर करवा लिया। लेकिन अपोजिशन और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन जिसे इंतखाबात का सारा इंतजाम करना है, वो इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल से मुतालिक कई एतराज़ात उठा चुका है और इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हैक और जाम होने का खदशा भी जाहिर कर दिया और कहा है कि इसी वजह से बाज़ ममालिक ने EVM पर पाबंदी लगाई हुई है और इसीलिए EVM के इस्तेमाल के लिए इत्तेफाक राय ज़रूरी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि EVM मशीन के हैक होने और जाम होने का रिस्क है और इस हवाले से लॉजिस्टिक्स और प्रोक्योरमेंट कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं जो इन तमाम नकाइस और रिस्क का जायज़ा ले रही हैं। इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात पर अपोजिशन का रद्दअमल भी सामने आया है और पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने हुकूमत से इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन जमातों के एतराज़ात का जायज़ा लेने का मुतालबा किया है। शहरी रहमान का कहना है कि तजुर्बात के बगैर आम इंतखाबात EVM के जरिए कराना समझ से बाहर है। इस सब के बावजूद हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात EVM के जरिए करवाने का ऐलान कर चुकी है और हुकूमत के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन ने 2 हफ्ते पहले पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में EVM के इस्तेमाल पर मशरूत रजामंदी जाहिर की थी और कहा था कि चंद विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में EVM की पायलट टेस्टिंग की जा सकती है। लेकिन साथ ये भी कहा था कि पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में 2,05,000 मशीनें दरकार होंगी और 120 दिन के अंदर इन मशीनों की खरीदारी मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन EVM के ज़रिए होंगे या पुराने तरीके से होंगे, क्योंकि हुकूमत EVM के इस्तेमाल पर बज़िद है तो इलेक्शन कमीशन इसके इस्तेमाल पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर रहा है। इस सूरत हाल में कैसे आने वाले इलेक्शंस को मुतनाज़ होने सकेगा, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी, हुकूमत अपने इत्तेहादियों को कैसे मना लेती है, जबकि उन लोगों को भी इस पर एतराज़ था और जब कानून साजी हो रही थी तो MQM के बड़े वाज़े इस पर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे। तो उसामा कादरी साहब, गुफ्तगू आपसे ज़रा शुरू करते हैं। ये EVM के ज़रिए अगले इंतखाबात अगर होने हैं, कानून साजी, कानून तो अब पास हो चुका है और ज़ाहिर है आप लोग भी इसमें हुकूमत के साथ थे, तो वो जो एतराज़ात तमाम थे EVM पर, इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर आप लोगों के, हुकूमत ने वो तमाम के तमाम दूर कर दिए? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें जो है MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस हवाले से MQM ने जो है अपने उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था हुकूमत के सामने और असेंबली के फ्लोर पर भी। और उसके बाद जो है जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम जो है MQM की बैठी थी और उसमें शिबली फराज साहब ने कराची में बहादुराबाद आकर अपनी टीम को लाकर और MQM के जो तमाम जिम्मेदारान हैं उनको उसका प्रोसीजर और उसका तरीक़ेकार सारा जो है वो वहाँ भी बताया था। और उन एक्सपर्ट्स ने इस्लामाबाद में भी जब इस मशीन के ऊपर जब तमाम अपने इसके प्रोसीजर को और उसके तरीक़ेकार को देखने के बाद जो है फिर उन्होंने इस पर एग्री किया था कि ठीक है, अगर इस पर जो है इलेक्शन कमीशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अगर दूर कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये इस पर इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। हमारे तो एक जनरल तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो उमूमी तौर पर जो है वो इलेक्शन के दौरान जो मसाइल और जो कबाहतें आती हैं तो उस हवाले से जो MQM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लेकिन जब वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए तो फिर MQM ने यही कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन इसको अप्रूव कर देता है और इस पर उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं तो इस EVM मशीन के ज़रिए नए इलेक्शन कराने में कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, तो उसामा साहब, इसका मतलब कि इस मशीन के ऊपर अस खुद आप लोग के एतराज़ात नहीं थे, वो आपके तरीक़ेकार पर एतराज़ात थे। ये मशीन हैक हो सकती है, जैम हो सकती है, जो एतराज़ात इलेक्शन कमीशन उठा रहा है उससे आप इत्तेफाक नहीं करते? देखिए, जनरली तौर पर तो होता ही है, क्योंकि इसमें जो है 2-3 चीज़ें थी जिसकी मालूमात आवाम को उसको आगाही देना ज़रूरी था और वो तमाम सियासी पार्टियां, चाहे वो अपोजिशन की थी या हुकूमती इत्तेहादी थी, उनको ये बताना ज़रूरी था कि अगर खुदा न खास्ता लाइट का मसला हो, अगर खुदा न खास्ता इसमें जो है
जो वाईफाई का मसला हो और उसमें बैटरी बैकअप कितना होगा, और इसका कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक मशीन में डाला गया हो और वो जो है वो दूसरी जगह कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता हो। इसमें जो है आपने जिन वोटर्स की तादाद इस मशीन में फीड करनी है उसका तरीक़ेकार क्या होगा, आप उसको, और उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें जो है वो जनरली पूछी गई थी और उसके जवाब जब मिले तो फिर उस पर एमक्यूएम ने एग्री किया। और सिर्फ इसमें एमक्यूएम नहीं बल्कि काफ लीग और दीगर जमातें जो इत्तेहादी जमातें थी, उन्होंने भी जब इसके तरीक़ेकार को देखा, समझा और एक्सपर्ट्स की टीमें बैठी और जब उन्होंने इस पर एग्री किया कि हाँ ये बेहतर और मुनासिब तरीक़ेकार है, क्योंकि पाकिस्तान में और खुसूसन सूबा सिंध में जो तरीक़ेकार होता था कि वो जो है बैलेट बॉक्स लेकर चले जाना, पहले से बुकें छपकर आ जाना और उसमें जो है बैलेट बॉक्स में जो है पूरी बुकें जो है वो डाल देना और किसी के वोट को ज़ाय करने के लिए उसको डबल क्रॉस कर देना। तो ये तमाम चीज़ों से मैं समझता हूँ, मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये कह सकता हूँ कि शायद वो वाले तरीक़ेकार जो है उससे बहुत बेहतर ये मशीन अपना किरदार अदा कर सकेगी। अच्छा, तो आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जिस तरह आपने एमक्यूएम के अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया, इनके भी एतराज़ात थे पूरे इस निज़ाम पर, वो आपने बड़े बेहतर तरीके से दूर किए, तो उसी तरह इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन को भी लेकर बैठ जाते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अभी कल तक भी ये कह रहे हैं कि ये जाम भी हो सकती है मशीन, ये हैक भी हो सकती है। अभी 3 कमेटीज़ बना दी हैं जो इन तमाम नकाइस का और रिस्क का जायज़ा लेंगी, और अगर फिर भी ये नुक्स इसमें से नहीं ख़त्म हो पाते जो इलेक्शन कमीशन के बकौल इसमें मौजूद हैं, फिर क्या होगा? चूँकि वक्त तो बहुत कम है आफ्ताब साहब। अच्छा देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, दूसरी तरफ उन्होंने 3000 कुछ मशीनों की डिमांड भी कर दी है कि जी वो मशीनें भी दे दी जाए उनको लेकर ताकि वो उस पर काम कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए हमें वक्त के साथ चलना चाहिए इससे, क्योंकि आज तक मेरे तो सियासी कैरियर के अंदर मैंने कभी ये नहीं सुना कि जी बहुत ही साफ और शफाफ इलेक्शन है, सवाई एक जो याहिया खान का इलेक्शन था उसको कहते हैं कि बड़ा साफ और शफाफ इलेक्शन था, उसके अलावा तो आज तक कभी नहीं सुना। 2013 में भी मैंने देखा कि अभी इलेक्शन के अंदर पहले इजलास किया हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का चकजई साहब सब ने खड़े होकर कह दिया कि बहुत ज्यादा धांधलीशुदा इलेक्शन है। 2018 को भी कह दिया, उससे पहले भी कह दिया। तो आखिर इससे हमने निकलना तो है ना, हमें इस किसी ऐसे मैकेनिज्म की तरफ जाना है कि जहां पर आवाम को भी एतमाद हो कि जिनको उन्होंने वोट कास्ट किया है वही रिजल्ट आया है, और पार्टियों को भी एतमाद हो कि जी जिनको वोट पड़े हैं वही पार्टियां मुंतखब होकर, वही लोग मुंतखब होकर असेंबलियों में गए। तो उसके लिए अब हमें ये जिद्दत की तरफ जाना चाहिए। जब इस वक्त पूरी दुनिया, आपको पता है मैं आपके साथ अभी स्काइप पर बात कर रहा हूँ, इससे पहले कभी तस्वुर भी नहीं था, तो अब उसमें नई नई चीजें मोबाइल फोनों पे भी आ रही हैं, नए एप्लीकेशंस आ रही हैं कि आप ये इस्तेमाल कर लें, आप ये इस्तेमाल कर लें। अच्छा, इसके अंदर भी अंदेशा मौजूद रहता है अपनी जगह पर कि आपका फोन हैक हो जाएगा, आपका कुछ और हो जाएगा, उसके बावजूद लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर एतमाद भी करते हैं। तो इसी तरह हम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, हम और दूसरी चीजें का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं वक्त के साथ मैं ये समझता हूँ कि अगर हम चीजों की तरफ जाएं, बेहतरी की तरफ जाएं, अगर कोई कमी कोताही रह भी जाएगी तो वो आने वाले वक्तों में और बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये शिकायत लोगों की दूर हो जाएगी कि हमने वोट किसी को दिया, रिजल्ट किसी का आ गया है, पार्टियां ये कहेंगी कि जी हम जीते थे, हमें हरा दिया गया। लेकिन आफ्ताब साहब, ये आपकी और आपके इत्तेहादियों की तो शिकायतें दूर हो जाएंगी, वो तो इस सिस्टम को मान लेंगे, लेकिन अपोजिशन तो पहले ही इस निजाम को, इस ईवीएम को मुतनाज़ बना रही ना, तो हर सूरत में तो उनको भी तो आपने समझाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने इत्तेहादियों को समझाते हैं आप। सर हम उनको भी समझाते हैं। मैं अगर ऑपोजिशन में होता ना तो मैं भी यही कह रहा होता कि जी ये सिलेक्टेड है, ये धांधलीशुदा है। ऑपोजिशन का काम ही है, उसका नाम ऑपोजिशन इसीलिए रखा गया है, उसमें कभी एग्री नहीं करना। आप मेरी बात याद रखिएगा, चाहे वो आफ्ताब जहांगीर ऑपोजिशन में हो, चाहे उसामा कादरी हो, चाहे कोई और XYZ हो, वो हमने ऑपोजिशन ही करनी है, लेकिन अवाम का एतमाद बहाल होना चाहिए, ऑपोजिशन का नहीं, अवाम का। अवाम ये कहे कि ये इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुए थे, इसमें हमने जिसको वोट दिया वो जीत कर आया है। फिर ऑपोजिशन भले बोलती रहे, फिर जब एक दफा अवाम का एतमाद बहाल हो जाएगा तो फिर ऑपोजिशन जो है वो अच्छे कामों की, वो ऐसे कामों की ऑपोजिशन करेगी कि जो इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर होंगे। ठीक है, आफ्ताब जहांगीर साहब, उसामा कादरी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू को शुरू करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान से सीनियर रहनुमा उसामा कादरी साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो अब उसामा कादरी साहब, अभी पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन और फिर इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन भी इसी मशीन के जरिए करवाने की बात हो रही है। ये चंद एक टेस्ट केसेस सामने आ जाएंगे तो आगे के लिए तस्वीर ज़्यादा वाज़ेह हो सकेगी, ज़्यादा खुलकर सामने आ सकेगी। तो आपको लगता है कि इतना टाइम बाकी है, इलेक्शन कमीशन के पास इतनी कैपेबिलिटी और इतनी कैपेसिटी है कि वो ये पंजाब के और इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन को एज टेस्ट केस कर सके इस EVM के साथ? देखिए, हमारी उनसे गुजारिश हुकूमत से ये भी थी कि इस मशीन के लिए आपको सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट करने चाहिए थे। उसमें बार एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं, दीगर जो छोटे छोटे इलेक्शन जो यूनियंस के और इस किस्म के इलेक्शन होते हैं, उसमें हम बहुत बेहतर तरीके से इस मशीन का जो भी प्रोसेस होता है उसको हम देख सकते थे। लेकिन अब डायरेक्टली अगर इसको जो है वो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में और पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में, तो सबसे पहले तो देखने वाली चीज ये है कि ये हजारों की तादाद में पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के लिए इन मशीनों की दस्तयाबी क्या मुमकिन हो सकेगी। क्या इसके लिए जो है इसमें जो 2-3 मशीनें थी उसमें से कौन सी वाली जो है वो ली जा रही है या बनाई जा रही है, या उसको जो है उसका टेंडर करने किस मशीन का जा रहा है, और जो मशीन जो है उसके लिए क्या इन्होंने उसके लिए डायरेक्टली अगर आप पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात अगर इस मशीन पर कराते हैं तो क्या अवेलेबिलिटी इतनी है उसकी। तो मेरे जहन में एक तस्वुर था कि इतना टाइम है हुकूमत के पास कि वो जो है वो जो बार के इलेक्शन होते हैं या दीगर जो अभी इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन थे, इस किस्म के इलेक्शनों में पायलट प्रोजेक्ट करने चाहिए थे उसको, और अगर नहीं किया तो मैं समझता हूं कि शायद इस पर भी जो है उंगलियां उठाई जाए। और सामा साहब, ये आपने कहा कि ज़ाहिर 2-3 तरह की मशीनें हैं, तो ये तमाम मशीनों का डेमो आपको दिया गया था, तमाम मशीनें आपको दिखाई गई और टेस्ट करवाई गई हैं, और ये तमाम की तमाम हम बाहर से ही प्रोक्योर करेंगे चाहे जितनी भी करनी पड़े? जी बिल्कुल, उसमें ऐसा ही है। उसमें एक मशीन जो है वो नस्क के तलबा ने और वहाँ के जो उन्होंने मिलकर बनाई है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि अगर अभी से अगर कोशिश की जाए 2023 के अगर जनरल इलेक्शन के लिए बात की जाती है तो मैं समझता हूँ अभी से आपको लाखों की तादाद में उन मशीनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी मैं पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि उसके लिए आपको वहाँ के गाँव गोठों देहातों के लिए आपको एक भरपूर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। उसके बगैर जो है मैं समझता हूं कि शायद ये जो है ये फेलियर की तरफ चली जाए ये मशीन भी, कि शहरों में तो मैं समझता हूं कि सहूलियात होती हैं और चीजें जो है मैनेज कर ली जाती हैं, लेकिन शायद गांवों में और देहातों में इस मशीन के फवाइद के बजाय कहीं नुकसानात सामने आ जाएं। अच्छा, ये भी एक और साहब 2018 में जब हमने देखा था इलेक्शन का नतीजा जब आया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में बहुत बड़ी तादाद में सीटें हासिल की थी और आप लोगों ने उस नताइज पर उस वक्त एतराज़ भी किया था, वो कि आप बाद में इत्तेहादी बन गए। अब अगर 2023 में ये EVM के जरिए इंतखाबात होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें बरकरार रहती हैं या ये अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं, तो फिर इन नताइज को आप तस्लीम करेंगे कि वाकई इनको जेन्युइन इनका मैंडेट मिला है? देखिए, कबल अज़ वक्त तो किसी चीज़ की पेशेंगोई नहीं की जा सकती, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जो है कराची शहर की आवाम जो है वो इस वक्त जिस परेशानी और कर्ब में मुब्तला है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उन चीज़ों का अजाला हो और कम से कम कराची शहर के नुमाइंदे वो जो है उनके हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी जंग लड़ रहे हैं, और हर मसले पर चाहे हुकूमत के इत्तेहादी होते हुए भी हम बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि अपोजिशन का भी किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि PTI से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन उसके बावजूद जो है अवामी हुकूक के ऊपर हमारे पास कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर फाइनेंस बिल को भी ले लें तो उसमें भी जो है MQM ने अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए अपनी 11 अमेंडमेंट डाली थी उसमें, और उसकी जब मंजूरी हुई है तो फिर उसके बाद MQM ने वोटिंग में हिस्सा लिया कि कम से कम जो भी सहूलतें हम बहम पहुंचा सकते हैं वो ले, और कराची शहर के लिए मास ट्रांजिट का प्रोग्राम, ग्रीन लाइन का प्रोग्राम या दीगर 6 लाइनें, और उस हवाले से बातचीत, पानी का मसला हो, गैस का मसला हो, KE का मसला हो, ये तमाम मसाइल जो विफाक की ज़ेर इंतजाम आते हैं उस पर MQM जो है उस वक्त उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही है। बल्कि वो अवाम के मफादात के लिए वहाँ पर भी अपना भरपूर किरदार
अदा करती है, बहैसियत इत्तेहादी भी और बहैसियत अपोजिशन सही। की भी। तो आफ्ताब साहब, अब ये ज़ाहिर है 3.5 साल बाद आप अपनी हुकूमत की अगर कारकर्दगी और अवाम में मकबूलियत का ग्राफ देखें तो बल्दियाती इलेक्शन आप KP के ले लें, उसके बाद जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए कराची समेत, सब में आपको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इस EVM के ज़रिए साफ शफाफ इलेक्शन आप लेकर जाएंगे आवाम के पास, तो ख़ुद आपके अपने नताइज पर भी ख़तरे की घंटी बजेगी। और एक मफरूज़ा ये भी है कि इसीलिए आप लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया, ताकि वो कमी जो यहाँ पैदा हो जाएगी वो आप वहाँ से पूरी कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर है ओवरसीज़ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी भी एक मकबूल जमात है। अच्छा देखिए, जहाँ तक ओवरसीज पाकिस्तानियों का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि इनका बिल्कुल अखलाकी हमारा जिम्मेदारी थी कि हम उन्हें भी राइट देते। उनका बहुत बड़ा असर होता है, अगर वो वोट नहीं भी डालते तो उसके बावजूद उनका जो है एक बहुत बड़ा असर होता है पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर। उसे एक तो ये कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है, हम कहते हैं हमारी इकनॉमिक की और हमारी रेमिटेंस के लिए वो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पर देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तंजीम भी मौजूद है, दूसरी सियासी जमातें भी, उनके सारे यूनिट्स ओवरसीज पाकिस्तान में मौजूद हैं, ओवरसीजियों की जापान के अंदर है, हर जगह। तो वो फिर इन्फ्लुएंस करते हैं यहाँ पर। जो पंजाब में जो लोग हैं, जिनके गांव है और देहात के लोग हैं, वो अपने माँ बाप को कहते हैं कि जी आपने इस पार्टी को वोट देना है, इसको देना है। लेकिन अगर उसके साथ साथ उनको वोट का इख्तियार भी मिल जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, इस पर किसी भी लोगों को, किसी पार्टी के लोगों को एतराज़ नहीं था। पहले नून लीग भी यही चाहती थी कि उनको वोट का हक दिया जाए, तो ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर हम पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल को देखते हुए वहाँ के लोग भी समझदार हैं और हमसे बेहतर वहाँ की जमहूरियत को समझते हैं, वहाँ के हालात को और वहाँ को वोट डालने के तरीक़ेकार को समझते हैं, तो वो बेहतर तरीके से अपना वोट कास्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि जी पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हों और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो डिपेंड करेगी वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पर ही अब डिपेंड कर रही है, क्योंकि मुल्क का जो एक ट्रेंड चल रहा है वो तो आपके सामने है ज़िमनी इंतखाबात का। हुकूमत में होते हुए आप मुल्क भर में इलेक्शन हार रहे हैं। जरूरी नहीं है, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे ही PTI के लोग हों। ये वहाँ पे नून लीग का भी जो है ओवरसीज चैप्टर मौजूद है, पीपल्स पार्टी का भी है, MQM का भी, ये सबके हैं। देखिए, ये एक इख्तियार है उनको कि भाई वो अगर वोट डालना चाहें तो वो डालेंगे। और अगर उनका वो समझते होंगे कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी ये समझता होगा कि वहाँ बैठ के वो ये देखता होगा कि पाकिस्तान की पॉलिसियाँ, PTI की पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं, तो यकीनन वो सपोर्ट करेंगे। अगर वो समझते होंगे कि नहीं ये बेहतर नहीं है, इससे नुकसानात हैं, तो वो उसके अगेंस्ट भी वोट करेंगे। उसमें क्या है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वोट का हक देना ये हम सब की, सारी पार्टियों के वो था, मैनिफेस्टो के अंदर भी था और हम चाहते भी थे, तो अब ये काम हो गया तो उसमें। लेकिन आफ्ताब साहब, यहाँ जो पाकिस्तान के अपने लोग हैं, ये लोग जिन्होंने 2018 में आप लोगों को वोट दिया, अब वो जब ज़िमनी इलेक्शंस आते हैं या बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ क्यों वोट दे रहे हैं? फिर ये दूसरी जमातें क्यों आपको शिकस्त पर शिकस्त दे रही हैं? उसकी वजह बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, मैं तो बहुत पॉजिटिव माइंड का आदमी हूँ। देखिए, हमारा एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो है वो महंगाई है। अगर हमने महंगाई के ऊपर काबू नहीं पाया, महंगाई को एड्रेस नहीं किया, तो 2023 का इलेक्शन भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा। देखिए, क्योंकि ये हाँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की और उस वक्त की मौजूदा हुकूमत की, ये सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि उसने किसी भी ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश नहीं की और उन्होंने बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराए हैं। उसका नतीजा आपके सामने है। लेकिन आपने देखा इसी दौर के दौरान हमने आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी जीता है, गिलगित-बल्तिस्तान का इलेक्शन भी जीता है। तो हमने कहीं कोई मुदाखलत नहीं की। अगर हमने मुदाखलत, तो आगे लोग कहते हैं कि हमने वहाँ की, अगर वहाँ करनी होती तो हम यहाँ भी कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन को फ्री हैंड दिया। इससे पहले इलेक्शन कमीशन को इतना फ्री हैंड किसी ने नहीं दिया। आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन जो है कि जिसका जो रोल है वो भी आपके सामने है। वो जितनी तनकीद वो इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर करता है, इस तरह माजी में तो हमने कभी नहीं देखा। सही। तो उसामा कादरी साहब, ज़ाहिर है एक अपोजिशन का एक और फिर किसी हद तक इस मुल्क के अवाम का भी एक ये बयानिया है कि इस महंगाई में, चूँकि आप भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं तो आप भी किसी हद तक शरीक हैं, गैस की किल्लत है, बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है और पीपल्स पार्टी खासतौर पर आप लोगों पर यह इल्ज़ाम लगाती है कि इसके खिलाफ आप लोगों ने कभी कोई एहतजाज नहीं किया। अभी बल्दियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ आप लोग बल्दियाती बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ वक्तों में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुला रहे हैं, कॉल्स भी दे रहे हैं एहतजाज की। लेकिन ये जो नेशनल लेवल के इशूज़ हैं, इस पर क्यों वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज आप लोगों की जानिब से नहीं सामने आ रहा? देखिए, इसमें जो है ना, ये तो मेरे ख्याल सिंध के शहरों की आवाम ये अच्छी तरह जानती है कि गैस के मसाइल पर, कई के मसाइल पर, पेट्रोल के मसाइल पर हमने हुकूमत से, हम हुकूमत में रहते हुए भी हम जो है उसके साथ बड़ा मुआनदाना रवैया भी इख्तियार करते हैं। वहाँ पर
हमने असेंबली के इजलास में हमने कई मरतबा वॉकआउट भी किया है और हम जो है मुस्तकिल आवाज़ें उठा रहे हैं। और आज भी स्पीकर से बात की है हमने कि हम जो है जुमे वाले दिन जो है गैस के ऊपर हमें बात कर रही है, क्योंकि इस वक्त जो है पूरा कराची जो है वो गैस की शदीद जो है किल्लत का शिकार है, वहाँ की इंडस्ट्री बैठ रही है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि अगर वफाकी हुकूमत जानबूझकर और कराची शहर के शहरियों के साथ ज्यादती करने जाती, तो खुदा की कसम हम पहली ही फुर्सत में हम जो है इस पीटीआई की हुकूमत को हम छोड़कर उसके खिलाफ जो है हम महादाराई शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आपने बात की है कि हम बल्दियाती बिल के ऊपर जो है भरपूर अंदाज से निकले हुए हैं, तो आप ये समझते हैं कि बल्दियाती हुकूमत या सिंध की हुकूमत जो है वो जो है नस्ल परस्त मुतासिब हुकूमत है कि जिसने न सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों को बल्कि अंदरून सिंध के गरीब हारियों को, मजदूरों को, किसानों को मजालिम की चक्की में 70 सालों से पीसा हुआ है। अब उसने जो है जब यहाँ पर सिंध के शहरी इलाकों पर भी ये चोट लगाने की कोशिश की और उसने उनको महकूम और गुलाम बनाने की कोशिश की, तो ये तो किसी भी सूरत में कराची में रहने वाला। लेकिन उसामा साहब, इसके खिलाफ अभी तक कोई बड़ा एहतजाज आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहाँ किया है? अब कोई ऐसा एहतजाज जो सिंध हुकूमत को प्रेशराइज कर सके, उन पर इतना असर डाल सके कि वो आपसे मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो जाएं? हम जमात इस्लामी को देख रहे हैं, वो 20 रोज से धरना दिए बैठे हैं। आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा धरना अभी तक नहीं दिया गया, कोई ग्रैंड एहतजाज नहीं किया गया? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल वाज़ेह बता दूं, एमक्यूएम जो है वो सिंध के हुकूक के लिए और सिंध के शहरी इलाकों के हुकूक के लिए 35 साल से जो आवाज़ उठा रही थी, और उसमें सिंध की तमाम सियासी जमातें और मजहबी जमातें वो सब एमक्यूएम के उस बयानिए की मुखालफत करती थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बयानिया इतना मजबूत हो गया है कि जमात इस्लामी जैसी जमात जो है वो जो एमक्यूएम के हमेशा खिलाफ खड़ी रही है, वो भी आज उसी बयानी को लेकर चल रही है और उसी बयानी के ऊपर काम कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम ने अपने उस मकसद को हासिल कर लिया कि कराची शहर के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करोगे तो पजीराई मिलेगी। ये इस वक्त जो है सिंध की शहरी इलाकों की तमाम जमातें जो है वो इस एक नुक्ते पर कारबंद है। और जहां तक एहतजाज का ताल्लुक है, हम जो है अवाम को हमने मोटिवेट कर दिया है, अवाम को लेकर हम जो है सड़कों पर भी निकलेंगे। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि हम इस मामले को जो है देख रहे हैं कि किसी तरह अगर सूबाई हुकूमत जो है अपने उस बल्दियाती एक्ट को वापस ले लेती है या अपने उस बल्दियाती एक्ट के ऊपर अगर वो इसी तरह कायम रहती है, तो फिर इंशाअल्लाह यहाँ से जो है सिंध हुकूमत से हम उसको उठाकर बाहर फेंकेंगे। क्योंकि जो सियासी जमातें इस वक्त सिंध हुकूमत में हैं या सिंध में से बाहर बैठी हुई हैं हुकूमत से, उन सब के इत्तेहाद से, उनके ताउन से, क्योंकि सबका मोटो एक ही है कि इस बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ अपने सिंध के शहरी इलाकों के अवाम के हुकूक को बचाना है। तो इसमें इंशाल्लाह हम सब एक साथ हैं और बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो आप तो किसी का अलग हो सकता है, कोई 20 दिन जो है वो बैठे, लेकिन आखिरी चोट जो है वो एमक्यूएम जो सिंध के शहरी इलाकों की बड़ी जमात है अवामी सतह पर, वो जो है जरूर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, उसामा कादरी साहब, दोनों हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने दोनों मेहमानों की सुनी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद उस्मान मिर्जा केस से मुताल्लिक आज बड़ी अहम समाअत हुई है, क्या पेशरफ्त उस समाअत में हुई है उससे मुताल्लिक जानेंगे। और मुतासरा लड़का और लड़की के साबिक वकील हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर आए रोज़ तनकीद की जाती है और जब भी कहीं किसी वाक़े की वीडियो या खबर मंजर आम पर आती है तो रियासत की जानिब से उसे टेस्ट केस बनाने की बातें भी की जाती हैं। गुज़िश्ता साल जुलाई में ऐसा ही एक केस सामने आया जब 4 अफराद की जानिब से एक जोड़े को बंदूक की नोक पर ज़बरदस्ती बेलिबास करने और उनके साथ मार पीट करने की वीडियो वायरल हुई थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ, मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए और सितंबर में बुनियादी मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा और शरीक मुल्ज़िमान हाफिज़ अताउर रहमान और कयूम बट, रेहान, उमर बिलाल मरवत, मुहिब बंगश और फरहान शाहीन के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। लेकिन 11 जनवरी को इस मुकदमे में एक हैरान कुन मोड़ उस वक्त सामने आया जब मुतासरा खातून ने मुल्ज़िम के खिलाफ अपना बयान ही वापस ले लिया और ट्रायल कोर्ट को बताया कि वो इस केस की पैरवी नहीं करना चाहती। जिसके एक रोज़ बाद पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून मलिका बुखारी ने ऐलान किया था कि मुतासरा जोड़े की हालिया गवाही से कतई नज़र रियासत हिरासत करने के इस मुकदमे में पैरवी करेगी।
आज इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अतर अब्बानी ने E11 में लड़के और लड़की पर तशद्दुद और वीडियो बनाने के केस की समाअत की। मुतासरा लड़के और लड़की के अलावा मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा भी अदालत में पेश हुए, जबकि इस दौरान समाअत कमरा अदालत को बंद करके वाक़ये की वीडियो भी वहां पर चलाई गई। दौरान जिरा मुतासरा लड़की ने कहा कि उमर बिलाल से 1 करोड़ रुपए का तकाजा नहीं किया था। मैं हाउसवाइफ थी और वक़ुआ के वक्त मैं बेरोजगार थी। मैं इस वीडियो में नहीं हूँ। वकील ने सवाल किया कि सोशल मीडिया पर आपके हक में तहरीक उठी थी, आपने दस्तखत किए, बयान रिकॉर्ड हुआ, सारे लोग आपके मुखालिफ क्यों हैं? वकील ने कहा कि लड़की पूरे निज़ाम इंसाफ को झुटला रही है। साथ ही सवाल किया कि दफ़ा 164 के तहत दर्ज बयान पर दस्तखत अंगूठा लगा है, क्या ये आपके ही हैं? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानती, पहले ही बता चुकी हूँ कि पुलिस सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठे लगवाती रही है। वकील शेर अफजल ने कहा कि आप पहले कहती थी कि ये अंगूठा मेरा है और अब आप कह रही हैं कि ये मेरा अंगूठा नहीं है, जिस पर मुतासरा लड़की ने जवाब दिया कि मैंने सादा पेपर पर दस्तखत और अंगूठा लगाया था, किसी भी लिखे हुए पेपर पर दस्तखत नहीं किए। वकील ने सवाल किया कि आप इस वीडियो पर मुख्तलिफ लोग जेलों में हैं, कुछ बाहर भी हैं, 164 का बयान जो आपसे मंसूब है उसके नतीजे में इस मुकदमे में किसी को सजाए मौत भी हो सकती है। इस वीडियो को FIA ने मुबैना तौर पर आपके हवाले से हकीकी करार दिया था, जिस पर लड़की ने एक मरतबा फिर दोहराया कि वो कुछ नहीं जानती, जो बयान देना था दे दिया, बार बार क्यों दबाव डाला जा रहा है, किसी मुलजिम को नहीं जानती, बयान देने पर किसी से पैसे नहीं लिए। वीडियो वायरल होने के बाद मुतासरा लड़के से निकाह हुआ। वीडियो वायरल होने से कबल मुतासरा लड़के से घर वालों ने रिश्ता तय कराया। नहीं मालूम कि FIA माहिरीन ने वीडियो वायरल को असली करार दिया। किसी भी पुलिस वाले से ना मिलने से मुताल्लिक मेरा गुज़िश्ता बयान झूठ था। इस मौके पर मुलजिम उमर बिलाल मरवत के वकील शेर अफजल ने अदालत से इस्तदा की कि झूठा बयान देने पर मुतासरा लड़के और लड़की का नाम ECL में डाला जाए। जब वकील ने FIA की फॉरेंसिक शुदा वीडियो में लड़की की आवाज़ और मौजूदगी का सवाल किया तो मुतासरा लड़की ने कहा कि दुनिया में 7 चेहरे एक ही तरह के होते हैं। नहीं मालूम कि आवाज़ मेरी कैसे है, ये भी मालूम नहीं कि जिस असिस्टेंट कमिश्नर ने बयान रिकॉर्ड किया वो मर्द था या औरत। जिरा के दौरान मुतासरा लड़के ने कहा कि पुलिस अफसर ने सादा कागज़ पर दस्तखत लिए थे, मुल्जिमान को नहीं जानता, वाक़ये के वक्त मुतल्लिका अपार्टमेंट में मौजूद ही नहीं था। वायरल वीडियो में जिस शख्स के साथ ज्यादती की गई उसे नहीं जानता और बयान बदलने के लिए किसी से पैसे नहीं लिए। मुल्जिमान के वकला की जानिब से लड़के और लड़की पर जिरा मुकम्मल होने के बाद अब इस केस की समाअत को 25 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। और इसी केस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हसन जावेद साहब मौजूद हैं, जो साबिक वकील हैं मुतासरा लड़के और लड़की के। उनसे पूछते हैं कि जब तक वो इस केस के वकील थे तब तक ये केस किस रुख पर जा रहा था, तब तक बयानात क्या थे और अब बयानात तब्दील क्यों होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन जावेद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये उस्मान मिर्ज़ा का जो केस है हसन साहब, ये मुतासरा लड़के और लड़की के वकील आप कब से कब तक रहे और उस वक्त इन लोगों के बयानात क्या थे, और जो अभी ये बयानात दे रहे हैं फिर ज़ाहिर है तो बिल्कुल ही तब्दील हो गया। हसन साहब, उस वक्त के बयानात अगर आप हमसे शेयर करें। जी अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश कर दूं कि मैं इस केस के साथ फ्रॉम इट्स वेरी बिगनिंग एसोसिएटेड रहा, बीइंग द काउंसिल ऑफ द विक्टिम्स, और उससे स्टार्ट से लेकर अभी एविडेंस जब 14-15 गवाहान प्रोसिक्यूशन की जानिब से उनकी एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन उनके ऊपर कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद फिर विक्टिम्स की एविडेंस के लिए ये केस लास्ट डेट पर फिक्स था। और उस लास्ट डेट के ऊपर दायर है, जिस तरह आपके नॉलेज में है, मैंने पहले भी कुछ मीडिया प्रोग्राम्स में ये गुजारिश की कि ज़ाहिर है मेरे साथ रब्ता उनका एविडेंस से एक रात कबल तक कंसिस्टेंटली था, लेकिन उस डेट पे मेरा रब्ता अपने क्लाइंट के साथ मुनक़ता हो गया था। अच्छा। और जब वो ये 10 जनवरी की आप बात करें, 11 जनवरी वाली समाअत की आप बात करें? जी 11 जनवरी वाली समाअत पे, 11 जनवरी वाली समाअत पे उस दिन मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। और फिर लेट आवर्स में ज़ाहिर है वो एक फ्रेश काउंसिल उन्होंने इंगेज किया और उनके साथ पेश हुए। सारी सिचुएशन आपके सामने है, इसलिए इस केस के बारे में चूंकि मैं खुद भी काउंसिल इंगेज रह चुका हूँ, ये केस अभी भी पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट और इसके ऊपर एविडेंस चल रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसके ऊपर इसमें एविडेंस के लिए पेश होना है, इसलिए इसके ऊपर ज़ाहिर है कुछ बहुत ज़्यादा डीपली इसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी सिचुएशन रही है। अच्छा हसन साहब, आपके डिसएंगेज होने की वजह उन दोनों की यानी लड़का और लड़की की तरफ से आपको डिसएंगेज किया गया? देखिए ये फ्रैंकली स्पीकिंग ये तो लीगली राइट होता है ना जी किसी भी क्लाइंट का, कि किसी को वो एंगेज करना चाहते हैं, किसी फ्रेश काउंसिल को एंगेज करना है, तो वो उन्होंने किया, इस पे मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अच्छा, और फ्रेश काउंसिल के जरिए जो उन्होंने बयान अपना उस वक्त रिकॉर्ड करवाया, जो बयान सबमिट करवाया, वो बयान और जो आपके थ्रू जो बयान अब तक सबमिट होते रहे, उसमें तो एक वाज़ेह फ़र्क आपको महसूस हुआ होगा?
जी, मैं इस पे ज़ाहिर है इसकी कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि ज़ाहिर है ये मैटर भी पेंडिंग बिफोर द कोर्ट है और इस मैटर को पेंडिंग बिफोर द कोर्ट होने की वजह से सब जुडिस बिफोर द कोर्ट जब भी कोई मैटर हो और मोर स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव रिमेंड द काउंसिल ऑफ एनी पार्टी इन एनी केस, तो उसमें ज़ाहिर हमारी बहुत सारी प्रोफेशनल और लीगल लिमिटेशंस होती हैं, उसके विद इन पैरामीटर्स ऑफ दैट लिमिट्स हमने बात करना होती है। लेकिन जाहिर है कि जब तक मैं काउंसिल रहा हूं, मैं अपने क्लाइंट्स की इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, ऑथराइजेशन के नतीजे में उनको रिप्रेजेंट करता रहा हूं कोर्ट में। अभी ज़ाहिर है जो सिचुएशन अराइज हुई है उसको कोर्ट अभी देखेगी और कोर्ट अभी भी केस ज़ाहिर ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो इस केस के हैं उनकी एविडेंस अभी रिकॉर्ड होने हैं, दोनों आईओज जो हैं इस केस के, और उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी होनी है। इसलिए ये मैटर अभी भी पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट और कोर्ट इसको तमाम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर रख के इसके ऊपर जो है वो फैसला करेगी। अच्छा, वो खातून ने तो उन पुलिस ऑफिसर्स पर भी जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन पर भी ये इल्ज़ाम लगाया ना कि उन्होंने सादे पेपर पर दस्तखत और अंगूठे लिए। तो इस तरह के केसेस में क्या पुलिस का एक आम रवैया अमूमी यही होता है कि सादे कागज़ पर क्या मुतासरा फरीकों के अंगूठे या साइन करवा लिए जाते हैं, या फिर उन्हें पूरा एक मटीरियल दिया जाता है, वो पढ़ते हैं, अपने वकील से शेयर करते हैं और उसके बाद दस्तखत करते हैं? आमतौर पर ऐसा होता है जैसे खातून आप फरमा रही हैं? देखिए, कानून की रिक्वायरमेंट तो ये है कि कानून में जब भी किसी भी पार्टी किसी भी क्रिमिनल ट्रायल के अंदर कोई भी पार्टी है जो भी एसोसिएटेड एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स कोई भी पर्सन है, अगर उसके दायरे है उसकी स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करती है, मजिस्ट्रेट के सामने 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती हैं और उसके बाद ज़ाहिर उन स्टेटमेंट्स के बाद फिर ट्रायल जो है वो कोर्ट के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जिसमें कोर्ट जो है एविडेंस रिकॉर्ड करती है। एविडेंस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसेस होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर जो है ट्रायल एविडेंस के बाद फिर जो फाइनली कंक्लूड करके उसके ऊपर कोई डिसीजन और जजमेंट उसके ऊपर कोर्ट पास करती है। अब इस केस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि चूंकि इस केस के अंदर जो भी जितने भी फैक्ट्स हैं, इस केस के अंदर 14 के करीब प्रोसिक्यूशन, 15 के करीब प्रोसिक्यूशन के गवाह उस डेट से कबल जो है रिकॉर्ड हो चुके थे, जिसमें पुलिस एहलकारान थे, FIA के लोग थे, मजिस्ट्रेट थे कि जिनकी स्टेटमेंट्स में थी कि जिनके सामने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई थी। अब ये वो सारे यहाँ से गुजर चुके हैं। अब कोर्ट का ये काम है और कोर्ट ये करेगी भी, हमें इस चीज़ का पूरा यकीन है, चूंकि जो अतार रबानी साहब जो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट को हेड कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज से उन्होंने ट्रायल को कंडक्ट किया है। अब इसके बाद कोर्ट इस पूरी एविडेंस को कलेक्टिवली देखेगी, तमाम गवाहान की ट्रुथफुलनेस, जेन्युइननेस को देखेगी और उसके बाद जो अवेलेबल रिकॉर्ड ऑन दी अवेलेबल एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड है, उस पूरी एविडेंस को देखकर कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली उसकी जेन्युइननेस को, एविडेंस को चेक करके उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन करेगी। हसन साहब, इसका मतलब कि जो मुतासरा लड़की या लड़का अपने बयान से 100% मुकर भी जाएं तो भी इस केस के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब वो चूंकि इसको रियासत आगे लेकर चल रही है तो फैसला वही होना है जो उनके होते हुए होता। देखिए, मैं स्पेसिफिकली इसके ऊपर इस केस के हवाले से बात नहीं करूंगा इन जनरल, लेकिन मैं ये बात कर सकता हूं कि कोई भी केस जिस वक्त इस केस के अंदर तो ये है कि स्टेट खुद कंप्लेनेंट है। SHO थाना गोलड़ा जो उस वक्त के थे, उनकी मुद्दईयत में ये FIR रजिस्टर हुई थी। वह विक्टिम इस केस के जो है वो मुद्दई नहीं है इस केस के अंदर, आप कंप्लेनेंट नहीं है इस केस के अंदर। अब इस केस में जब ये पुलिस की कंप्लेंट पर FIR लॉन्च हुई और FIR लॉन्च होने के बाद जब ये केस आगे बढ़ा, एविडेंस रिकॉर्ड हुई, 14 के करीब प्रोसिक्यूशन के गवाहान जो हैं वो गुजर चुके हैं सारे केस से, फिर विक्टिम्स की एविडेंस और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की एविडेंस जो रिकॉर्ड होगी। अब जाहिर है दो के जो विक्टिम्स किसी भी केस के होते हैं उनकी जो एविडेंस है बहुत अहम मरहला होता है किसी भी ट्रायल का, और उनकी एविडेंस जो है उसको बड़ी अहमियत हासिल की हामिल होती है वो किसी भी ट्रायल के अंदर। लेकिन कोर्ट का काम यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए किसी भी केस के अंदर, और कोर्ट का ये काम होता है कि तमाम लीगल पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए पूरी एविडेंस को कलेक्टिवली देखती है, ठीक है, उसकी जेन्युइननेस को चेक करती है, ट्रुथफुलनेस को चेक करती है, और ट्रुथफुलनेस को चेक करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली जो डिसीजन करती है। तो लिहाजा अगरचे एक अहम पार्ट, एक अहम पोर्शन होता है जो विक्टिम्स की एविडेंस होती है, बड़ा वाइटल पार्ट होता है, लेकिन उसके बाद ये है कि कोर्ट इस सारी चीज को इन टोटलिटी देखेगी और अपनी जजमेंट के अंदर जरूर चीजों का जिक्र करेगी। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हसन जावेद साहब, साबिक वकील मुतासरा लड़के और लड़की के हमारे साथ मौजूद हुआ। आपने सुनी आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।